केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन, जो केपलर का सेकंड लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो वो ये कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारी बात आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक, इसके एक फोकस पे ये सन होगा, ये सन है आपका, और ये प्लैनेट घूम रहा है। ठीक, तो मान लिया प्लैनेट यहाँ है, तो सन और प्लैनेट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सन और प्लैनेट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। ठीक, ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो कंसेप्ट ये है कि ये जो फोर्स है ये सन के सेंटर से पास करता है, तो इस फोर्स का प्लैनेट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सन के सेंटर के अबाउट जीरो हो जाएगा, और जब टॉर्क जीरो होगा सन के सेंटर के अबाउट प्लैनेट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा सन के सेंटर के अबाउट वो कंजर्व रहेगा। और उसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आउटकम ये आता है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट with respect to center of sun sweeps equal area in equal time interval and that is conservation of angular momentum। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए, जो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या एरियल वेलोसिटी है ये, ठीक है, तो वो आता है L/2m के बराबर। L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और m जो है वो प्लैनेट का मास है। ठीक, तो वो किसके बराबर है, L/2m के बराबर। ठीक है, तो कई बार न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह हम क्या डालेंगे, L/2m। व्हेन ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इट्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सही कह रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ढंग से समझ लीजिए, इसी में बता देता हूं मैं आपको। यहाँ समझिए, देखिए, जब प्लैनेट सन के सबसे करीब होगा, नियरेस्ट पॉइंट होता है जो, जिसको हम पेरीहीलियन कहते हैं, यहाँ पे उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और जब प्लैनेट सन से सबसे दूर होता है, फारदेस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम एपीहीलियन कहते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट है। क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम बनेगा आपका आई ओमेगा। क्लियर, वो कांस्टेंट होगा। अब जब प्लैनेट अलग अलग डिस्टेंस पे घूम रहा है, कभी प्लैनेट सन से दूर है, तो जब प्लैनेट दूर है तो एंगुलर मोमेंटम में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो ओमेगा कम हो जाएगा। और जब प्लैनेट पास से निकल रहा होगा तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आई इंटू ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन खाली ओमेगा कांस्टेंट है, वो गलत है। ठीक है, तो सी पार्ट भी गलत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ ए पार्ट। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, इट्स क्लोजेस्ट टू द सन इज एट ए डिस्टेंस d1। जब वो क्लोजेस्ट होता है तब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी d1। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं एंड हैवी वेलोसिटी v1, और ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसका नाम उन्होंने दिया है v1, तो इसको b1 कर लेते हैं। तो ये v1 है, और जब वो फारदेस्ट है तो वो डिस्टेंस d2 है, और जो वेलोसिटी उस टाइम मिनिमम वेलोसिटी होती है, इसका नाम दिया उन्होंने v2, ये v2 है। ठीक है, अब इनमें कनेक्शन पूछ रहे हैं कि ये v2 पूछ रहे हैं, बेसिकली आपसे v2 पूछिए, एट ए फार्दर डिस्टेंस d2 इट्स स्पीड विल बी, ये v2 किसके बराबर होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहेगा कि अगर m मास का ये प्लैनेट है और ये d1 डिस्टेंस पे है तब स्पीड v1 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, यानी mv1 d1। और वही एंगुलर मोमेंटम तब होना चाहिए जब ये फारदेस्ट पॉइंट पर होगा। तो मास इसका m है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है, और वेलोसिटी v2 है, तो वहाँ पे जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये बनेगा mv2 d2। ठीक, क्लियर, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपसे v2 पूछा गया, v2 कितना होगा, तो v2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा v1 d1 अपॉन d2। So your answer is C part। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक आई ओमेगा भी यूज़ करते हैं, एमवीआर भी यूज़ करते हैं, और आई ओमेगा और एमवीआर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो आई ओमेगा इसी से एमवीआर आ जाएगा। कैसे, समझिए, अगर एक पॉइंट मास घूम रहा है आर डिस्टेंस पे, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है इंटू ओमेगा।
अब एक आर को मैं यहीं रहने देता हूँ और एक आर इंटू ओमेगा क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, तो ये एम वी आर एम आर वी एम वी आर बन जाएगा ये। ठीक, तो मैंने ये एम वी आर वाला ही फॉर्मूला यहाँ लगाया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक सैटेलाइट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है किसी प्लैनेट के अबाउट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही कंजर्व रहेगा। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहेंगी, तो जरा समझिए। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एरियल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम हाँ वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूम रहा होता तब भी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी, तो लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन बदलती जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। The motion of planet in the solar system is an example of conservation of angular momentum। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए जब वो फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब यहाँ, तब स्पीड सबसे कम होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। और जब वो नियरेस्ट पॉइंट पे होता है, सन के पास सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे होता है, तब स्पीड मैक्सिमम होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी काइनेटिक एनर्जी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ऑसिलेट होती रहेगी। तो सिर्फ क्या चीज़ कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, Kepler's law states that square of the time period of any planet moving around the sun in an elliptical orbit of the semi-major axis r is directly proportional to। तो थर्ड लॉ डायरेक्ट आपको याद होगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ये आर जो है, अगर अगर ऑर्बिट आपका सर्कुलर है तो आर उसकी रेडियस बन जाएगी, लेकिन अगर ऑर्बिट आपका इलिप्टिकल है तो उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस होगी, सेमी मेजर एक्सिस वो है ये आर। सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है समझ लीजिए। जैसे ये है इलिप्स, तो ये होती है इसकी मेजर एक्सिस और ये होती है इसकी माइनर एक्सिस। ठीक, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, तो ये जो आधी मेजर एक्सिस होगी ये होगी सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर इस केस में मैंने ये कहा कि ये आर है, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के क्यूब के। तो ये है केपलर्स थर्ड लॉ। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The ratio of average distances, mean distances मतलब average distances of three planets from the sun are 0.5, 1 and 1.5। यहाँ सही करना है, ये आपका 1.5 होगा। तो ये यहाँ वाला पॉइंट नहीं है, 1.5। ठीक है, तीन प्लानेट है, उनकी एवरेज डिस्टेंस का रेशियो दिया है R1 इज टू R2 इज टू R3। तो वो कितना दिया, वो दिया 0.5 मतलब हाफ इज टू 1 इज टू 1.5 यानी 3/2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो 1:3 हो जाएगा। ये डिस्टेंसेस का रेशियो आपको दिया है। देन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो, टी स्क्वायर का रेशियो पूछे तो टी स्क्वायर तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो T1 स्क्वायर इज टू T2 स्क्वायर इज टू T3 स्क्वायर इज इक्वल टू बनने वाला है R1 क्यूब इज टू R2 क्यूब इज टू R3 क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, R1 इज टू R2 इज टू R3, 1 2 3 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज टू 8 इज टू 27। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। ठीक है, तो ए प्लैनेट का टाइम पीरियड है सन के अबाउट, वो 8 गुना है किसका टाइम पीरियड से, बी के टाइम पीरियड से। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun। डिस्टेंस का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इनका इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा TA का स्क्वायर अपॉन TB का स्क्वायर इज इक्वल टू 64:1। क्लियर। और टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो यही बन जाएगा आपका RA का क्यूब अपॉन RB का क्यूब इज इक्वल टू 64:1। तो अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो RA अपॉन RB आपको मिलेगा 4:1। तो A की डिस्टेंस B की डिस्टेंस से 4 गुनी है। सो योर आंसर इज
बी पार्ट। The distance of two planets from the sun are 10 to the power 13 and 10 to the power 12 meters respectively। उनके टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहे हैं। तो R1 और R2 को आप R1 और R2 का रेशियो पहले निकाल लीजिए। R1 जो है वो 10 to the power 13 मीटर है और R2 जो है वो 10 to the power 12 मीटर है। तो ये 10 रेशियो आ जाएगा 10। और T1 अपॉन T2 का जो स्क्वायर होगा वो R1 अपॉन R2 के क्यूब के बराबर होगा, यानी 1000 अपॉन 1 का रेशियो बन जाएगा। तो T1 अपॉन T2 जो आया, जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 10√10 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड्स का जो रेशियो आ रहा है दोनों का वो 10√10 के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? इस सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 8 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। समझिए जरा क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ये मान लिया अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है और अर्थ से 8 आर डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है उसकी सरफेस से। मतलब इस तरह की सिचुएशन है। ठीक, अर्थ की रेडियस अगर आपने मानी ये आर है, तो अर्थ की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे 8 आर डिस्टेंस, 8 आर हाइट दी हुई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पे एक सैटेलाइट मूव कर रही है। ये सैटेलाइट है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। What will be the time period of another satellite? और इसका 8 आर वाली जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है, अर्थ के साथ ही घूम रही है, सेम टाइम पीरियड है, यानी इसका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको दिया है 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ के साथ ही घूम रही है वो। अब एक और सैटेलाइट है जिसकी हाइट अर्थ की सरफेस से 3.5 आर है। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे। एक और ये सैटेलाइट है, ठीक है, जिसकी अर्थ की सरफेस से ये जो हाइट है ये आपको दी है 3.5 आर। तो इसका हमसे ये जो सैटेलाइट है एस डैश, इसका टाइम पीरियड हमसे टी डैश निकालने के लिए कहा गया। ठीक, तो जरा हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और आर सेंटर से नापी जाएगी। तो ये 8 आर है, ये आर है, तो इसके लिए जो सेंटर से डिस्टेंस बनेगी वो कितनी हो जाएगी 9 आर। तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो कितनी हो जाएगी 9 आर, 9 कैपिटल आर। और ये 3.5 आर है और ये आर है, तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी वो 3.5 आर प्लस आर, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी 4.5 आर हो जाएगी। ठीक, और हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो आप देखते जाइए। टी अपॉन टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश का क्यूब। सारी वैल्यू डालते हैं। ऊपर वाले का टाइम पीरियड, बड़े वाले का टाइम पीरियड दिया 24 आवर्स, अपॉन टी डैश आपको निकालना है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए रेडियस है 9 आर और उसके लिए रेडियस है 4.5 आर का क्यूब। तो ये बहुत ही सिंपल है, इससे ये कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8। तो ये आपका आया 24 अपॉन टी डैश का जो स्क्वायर आया वो आपका 8 के बराबर आ गया। अब जरा स्क्वायर रूट लें तो 24 अपॉन टी डैश जो आपका आ जाएगा वो 2√2 के बराबर आ जाएगा। सो टी डैश इज 24 अपॉन 2√2। 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, और √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6√2 आ जाएगा। तो 6√2 आवर्स जो होगा उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए बॉडी इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट ए मीन रेडियस विच इज 2 टाइम्स एज ग्रेटर एज द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट। अभी पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है उसको हम पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। ये वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स होता है। ठीक, और जो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी जो मीन रेडियस है, एवरेज रेडियस है, वो 2 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक, तो मैंने कहा कि चलो पार्किंग ऑर्बिट की रेडियस आर है, तो उस ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक, अब जो 2 बॉडी घूम रही है उसकी रेडियस डबल है, यानी उसकी रेडियस जो है वो 2 आर है, तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा तो वो टी डैश आपको बताना, और डेज में बताना। जो 24 आवर्स नहीं कहते हैं, इसको 1 डे कह देते हैं। पार्किंग ऑर्बिट का टाइम पीरियड है 1 डे। तो जो उसकी डबल रेडियस में अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई सैटेलाइट, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो आपको निकालना है। तो फिर से वही रिलेशन, टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर जो होगा वो आर डैश अपॉन आर के क्यूब के बराबर होगा। वैल्यू डालते हैं, टी डैश आपको निकालना है और टी है 1 डे, उसका स्क्वायर। आर डैश 2 आर के बराबर था और ये आर है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका 8 बन जाएगा। तो अगर क्यूब रूट लेंगे तो टी डैश जो आपका आ जाएगा वो 2√2 डेज आ जाएगा।
So your answer is C part. Two point masses each of 1 kg attract the other with a force of 10 power 9 kg weight. The distance between the 2 point masses is approximately. डिस्टेंस कितनी होगी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मासेज हैं बराबर 1 kg, ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg। डिस्टेंस इनके बीच की निकालनी है और ये कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फोर्स दिया है 10 पावर 9 kg वेट, तो इसमें g से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम, तो अब ये न्यूटन बन गया। ये है फोर्स, यानी 10⁻⁸ न्यूटन फोर्स है और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल देते हैं। जी है आपका 6.6 इंटू 10⁻11, m1 m2 दोनों 1 kg हैं अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर आपका आने वाला है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है ये। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻³ में हम 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये 66 आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, तो ये 66 है, अगर मैं 64 सोचूं तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर के आसपास जो होगी वो डिस्टेंस होगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास स्मॉल m एंड कैपिटल M सेपरेटेड बाई डिस्टेंस इज f. Now if a point mass 2m is placed next to mass m in contact with it, the force on m due to small m and the total force on m are, ठीक है। जरा समझिए क्या सिचुएशन है। इसमें एक तो पॉइंट मास है आपके पास स्मॉल m और एक जो है वो कैपिटल M है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो f है, f फोर्स लग रहा है। तो f की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो f होगा आपका g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये f फोर्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट मास के बगल में एक 2m मास और रख दिया, एक और मास है वो 2m बिल्कुल इसके बगल में रखा है, यहाँ पे 2m और रख दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि इस कैपिटल M पे स्मॉल m ने जो फोर्स लगाया होगा क्या उसमें कोई चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्मॉल m ने इस कैपिटल M पे पहले अगर फोर्स F लगाया तो नेबरहुड में और कई सारे मासेज आ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्मॉल m ने कैपिटल M पे पहले फोर्स F लगाया तो तब भी कितना फोर्स लगेगा, F ही लगेगा। लेकिन इस कैपिटल M पे टोटल फोर्स डेफिनेटली बढ़ गया होगा, क्योंकि इस ब्लू वाले ने अपना भी फोर्स लगाया होगा। तो ब्लू वाले ने कितना और फोर्स लगाया होगा, तो इसका मास अगर इसका डबल है 2m तो इसने 2f के बराबर फोर्स लगाया होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो कैपिटल M पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो कैपिटल M पे नेट फोर्स लगेगा 3f, ठीक है। नेट फोर्स कितना लगेगा 3f, लेकिन स्मॉल m ने अभी भी कितना लगाया होगा, f। तो आंसर योर f एंड 3f, सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 equal masses of 2 kg each are placed at the vertices of an equilateral triangle and a mass of 4 kg is placed at the centroid of a triangle, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके 3 इक्वल मासेस हमने इसके वर्टाइसेस पर रखे हैं, 2 kg, 2 kg और 2 kg, और उसके सेंट्रॉइड पे जो मास है वो है 4 kg, ठीक है। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज एट ए डिस्टेंस √2 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टाइसेस, और ये कुछ डिस्टेंस होगी, √2 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है इस तरह से। आपसे सिंपल ये पूछ रहे हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 4 kg, 4 kg पे कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल बात इसमें ये है कि 4 kg पे जितना फोर्स अट्रैक्शन का इस 2 kg ने लगाया होगा उतना ही फोर्स अट्रैक्शन का इस 2 kg ने लगाया होगा, और उतना ही फोर्स अट्रैक्शन का इस 2 kg ने लगाया होगा। तो ये इक्वल फोर्सेज हैं, इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें 0, वो कहीं मूव नहीं करेगा, नेट फोर्स उस पर क्या रहेगा, 0। सो योर आंसर इज डी पार्ट। सिमेट्री की वजह से सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो गया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का फोर्स
अट्रैक्टिव होता है और कंजर्वेटिव भी है। जिस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव। तो रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्टिव है और कंजर्वेटिव है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। तो आंसर आपका बनेगा डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है? इट इज ए फोर्स, नहीं फोर्स नहीं है वो। इट हैज़ नो यूनिट, गलत है, उसकी यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है, यूनिट देखिए, एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी जो यूनिट बनने वाली है वो बनने वाली न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो उसकी यूनिट भी होती है। तो उसमें लिखा है इट हैज़ नो यूनिट, गलत है। इट हैज़ द सेम वैल्यू इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा ही सिस्टम है, इसमें कुछ और वैल्यू होगी, सीजीएस सिस्टम में कुछ और वैल्यू होगी, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होगी, यूनिट है उसकी, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बॉडीज आर केप्ट, ये बिल्कुल ठीक है। ये मीडियम पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। दो बॉल्स अगर रखी हैं, उनके कुछ मासेज है, उनके बीच में आर डिस्टेंस है, तो बीच में वैक्यूम है, एयर है, पानी है, कौन सा मीडियम है? मीडियम पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। ये खास डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज डी। मून के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी है। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल बी जीरो। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया ये है, मान लिया अर्थ, और ये है मान लिया मून, ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो डी है। और मून का मास अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स, यानी अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है तो मून का मास होगा m/81, और ये डिस्टेंस दी है कैपिटल डी। और पूछ रहे हैं अर्थ से कितना दूर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो वो डिस्टेंस x है, ये वो पॉइंट है P जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स सब जीरो हो जाना है। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, इधर से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो ये बचेगी d-x। अब सिंपल हम ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लाएंगे। अर्थ की वजह से होगा अर्थ की साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरफ हो जाएगा ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, और मून की वजह से होगा मून की साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो अर्थ का लिखते हैं, अर्थ का कितना आने वाला, तो अर्थ का हो जाएगा Gm/r²। तो G कैपिटल M/x², ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। मून का कितना हो जाएगा, तो मून का हो जाएगा G, M की जगह डालेंगे m/81 अपॉन डिस्टेंस जो है वो d-x² है। अपोजिट तो आपको दिख ही रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बस अब ये क्या हो जाए, ये एक दूसरे के बराबर और हो जाए तो वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, M से एक M कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं तो 1/x यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ बनेगा 1/9 टाइम्स d-x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अभी आंसर मिल जाएगा 9d - 9x इज इक्वल टू x। इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका बन जाएगा 10x। 10x इज इक्वल टू 9d। सो x इज इक्वल टू 0.9d या 9d/10। 9d/10 ये डिस्टेंस होगी अर्थ से, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two balls each of radius r, equal mass and density are placed in contact, then the force of gravitation between them is proportional to, ठीक। तो ऐसे तो ये भी समझ में आ रहा है कि आंसर ए पार्ट भी सही होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम डेंसिटी भी समझें, यहाँ इक्वल मास नहीं देना चाहिए था, यहाँ सिर्फ ये देना चाहिए था कि दोनों का रेडियस r है और डेंसिटी बराबर है। अगर हम डेंसिटी के हिसाब से इक्वेशन बनाए, मास काट दीजिए यहाँ से, अगर मास रहेगा तो आपका आंसर ए पार्ट भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब मास ही गिवन कर दिया तो आर पे तो सिर्फ यही फंक्शन बनेगा। तो अगर हम डेंसिटी के हिसाब से सोचें तो देखिए क्या आंसर बनेगा। आपको अगर मास गिवन नहीं हो, डेंसिटी गिवन हो, तो आंसर क्या बनने वाला है। ये दो बॉल्स हैं, कांटेक्ट में है, इनकी रेडियस आर है, और क्वेश्चन में मास नहीं दिया, क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है, तो रेडियस के टर्म्स में आंसर पूछ रहे हैं, क्या बनेगा। तो F इज इक्वल टू होता है Gm1 m2 अपॉन r²। अब मास को भी हम डालेंगे डेंसिटी के टर्म्स में, तो G/r², तो ये है मास बनेगा 4/3 πr³, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये एक बॉल का मास है, दूसरी बॉल का भी मास ये होगा, तो ये हो गया स्क्वायर।
तो ऊपर जो आ रहा है वो r की पावर आएगी 6, समझ में आया आपको, और नीचे आ रहा है r की पावर स्क्वायर, तो f जो है वो r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन ये तब बनेगा जब मास नहीं दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दी होगी, डेंसिटी। तो आप इसमें जो इक्वल मास लिखा है वो काट दीजिए, सेम डेंसिटी लिख दीजिए। are placed in contact, then the force of gravitation between them is proportional to, so your answer is C part. If the distance between the sun and the earth is increased by 3 times, distance अगर 3 गुना कर दी तो अट्रैक्शन पूछ रहे हैं क्या होगा। तो अट्रैक्शन तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले अट्रैक्शन अगर f रहा होगा तो अब तो अट्रैक्शन हो जाएगा f/9। तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, तो वो होगा इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज डिक्रीज। तो ये आएगा 1 - 1/9, तो ये आ जाएगा 8/9 इंटू 100, तो 800/9, यानी जब आप डिवाइड करोगे तो अराउंड 89% से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज बाई 89%। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द स्फेरिकल प्लांट फॉर आउट इन स्पेस हैज ए मास 2m एंड रेडियस a। एक स्फेरिकल प्लानेट है, प्लांट नहीं प्लानेट, स्फेरिकल प्लानेट फॉर आउट इन स्पेस हैज ए मास 2m एंड रेडियस a, ठीक है। और एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का, वो उसकी सरफेस पे गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसका एस्लेशन पूछ रहे हैं कितना होगा। तो एस्लेशन तो सिंपल होता है gm/r², ये फॉर्मूला होता है एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो मास उसका दिया है 2m, तो मास की जगह 2m डालेंगे, और रेडियस उसकी दी है a, तो ये बन जाएगा a, तो ये आ जाएगा 2gm/a²। सो योर आंसर इज सी पार्ट।